नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो कक्षा 11 की तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और धमाकेदार, शानदार बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब का अध्याय 5, भारत में मानव पूंजी का निर्माण, और आज उसका लेक्चर नंबर है भैया 4। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी? आज बच्चों हम बात करेंगे मानव पूंजी और आर्थिक संवर्धी। ये हमारा मेन टॉपिक है बच्चों। मानव पूंजी और आर्थिक संवर्धी हमारा मेन टॉपिक है। और एक टॉपिक हम कवर करेंगे बॉक्स वाला, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, कि ज्ञान पर जो आधारित अर्थव्यवस्था हो, ऐसे में अब भारत कन्वर्ट होता जा रहा है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही अच्छे टॉपिक्स हैं आज के। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मानव पूंजी और आर्थिक संवर्धी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा पहले के चैप्टर की कुछ कहानियां। ठीक है, स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े, हमने चैप्टर में पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था आज आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का और भारत का 4 लक्ष्य रहे, जिनमें से एक लक्ष्य आर्थिक संवर्धी था, एक आधुनिकीकरण था, एक समानता था। इस प्रकार से 4 लक्ष्यों पर भारत, आत्मनिर्भरता था, इन 4 लक्ष्यों पर भारत ने बड़ा फोकस करा था। हम आज उसी पहले लक्ष्य पे किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं आर्थिक संवर्धी, इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, आर्थिक संवर्धी होनी चाहिए। इस आर्थिक संवर्धी में मानव पूंजी का क्या योगदान है वो देखेंगे। अब ये आर्थिक संवर्धी कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब यह है कि हमारे देश में जीडीपी का उत्पादन बढ़ना, जीडीपी बढ़ना। जीडीपी बढ़ने का अर्थ क्या है? कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, उत्पादन हमारे बढ़ना चाहिए। और ये उत्पादन कब बढ़ेगा? जब हमारे देश की जो श्रम है, हमारे देश का जो लेबर है, हमारे देश की जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगी। जब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगी तो ही क्या होगा? ज्यादा उत्पादन होगा। ज्यादा उत्पादन होगा तो हमारी जीडीपी ज्यादा होगी। और ये जो श्रम है, ये जो मानव है, ये कब ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा? जब उनका शरीर स्वस्थ होगा, जब वो शिक्षित होंगे और उन्हें अपने काम की एक अच्छी ट्रेनिंग दी गई होगी, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। और जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण मिल जाता है वो मानव नहीं, मानव पूंजी बन जाता है। तो अब इसी मानव पूंजी का आर्थिक संवर्धी में क्या योगदान है आप अब समझ गए होंगे। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा, जो स्वस्थ होगा, जिसको अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई होगी, वो ज्यादा उत्पादन करेगा। ज्यादा उत्पादन करने का मतलब है जीडीपी का ज्यादा होना, और जीडीपी ज्यादा होने का मतलब है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी आर्थिक संवर्धी ज्यादा होना। तो मानव पूंजी का डायरेक्ट लिंक है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, आर्थिक संवर्धी के साथ हमारा मानव पूंजी का डायरेक्ट लिंक है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि शिक्षित व्यक्ति ज्यादा कमा सकता है या अशिक्षित व्यक्ति ज्यादा कमा सकता है? शिक्षित व्यक्ति ज्यादा कमाएगा। शिक्षित व्यक्ति ज्यादा नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आ सकता है या अशिक्षित लेकर के आ सकता है? शिक्षित लेकर के आ सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा कमा सकता है या अस्वस्थ व्यक्ति ज्यादा कमा सकता है? स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा कमा सकता है। एक परिशिक्षित, एक वेल ट्रेंड व्यक्ति ज्यादा अच्छा कमा सकता है या अनट्रेंड व्यक्ति जो है वो ज्यादा अच्छा कमा सकता है? आप कहोगे सर वेल ट्रेंड अच्छे से कमा सकता है। तो यहां पर मानव को मानव पूंजी बनाना हो पड़ेगा, और मानव पूंजी बनने के बाद देश की ऑटोमेटिकली आर्थिक संवर्धी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आप पूरी दुनिया में कहीं पर अगर एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए कि जहां पर जिनके पास कुछ भी नहीं हो पर सिर्फ मानव है और मानव के बलबूते पर उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कर लिया, तो मैं एक देश का नाम लूंगा, वो है जापान। जापान ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करा, वो मानवों पे करा, उनकी बेहतर एजुकेशन पे, उनके बेहतर स्वास्थ्य पे, उनके बेहतर ट्रेनिंग पे, इन पे इस प्रकार से खर्चा करा कि आज पूरी दुनिया जापान की तरफ देखती है। ठीक है, कि उनकी टेक्नोलॉजी को सलाम करती है। ये जापान कैसे बना? ये मानव पूंजी की बदौलत बना। आज उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख सकते हैं। हम जानते ही हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। तो ये बात हमें पता है कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसका श्रम कौशल मतलब जो काम करने का टैलेंट है, ठीक है, श्रम मतलब लेबर, कौशल मतलब टैलेंट, तो जो उसका काम करने का जो टैलेंट है वो अशिक्षित की तुलना में क्या होता है?
ज्यादा होता है। भाई अशिक्षित के पास इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है। भाई जो अशिक्षित होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उससे आप क्या करवा सकते हो? आप उससे मजदूरी करवा सकते हो, आप उससे ये करवा लोगे, वो करवा लोगे, बहुत ऐसा करवा सकते हो। पर शिक्षित व्यक्ति से हम बहुत कुछ काम करवा सकते हैं। वो नए आइडियाज दे सकता है कि किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से कंपनी का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कि कंपनी का उत्पादन बढ़ेगा तो देश का उत्पादन बढ़ेगा, और देश का उत्पादन बढ़ा मतलब हमारी जीडीपी बढ़ी, और जीडीपी बढ़ने का मतलब है हमारी आर्थिक संवृद्धि हो रही है। तो जब एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल टैलेंट ज्यादा होगा शिक्षित व्यक्ति की तुलना में, तो उसको क्या है, ज्यादा काम कर पाएगा, अच्छा काम करेगा, इसलिए उसको क्या होगी, अधिक आय अर्जित होगी, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया, तो वापस कहता हूं कि आज एक मजदूर, एक मिस्त्री जो मकान बनाते हैं, वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, उनको 700 रुपये 500 रुपये दिन के दिए जाते हैं। और जो एक आर्किटेक्चर आता है और वो पूरा एक नक्शा बना करके जाता है, उस नक्शे बनाने के आधे एक घंटे में वो 5,000 10,000 रुपये लेकर के चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी शिक्षा पे पैसा खर्चा करा, उसने जो अपनी ट्रेनिंग पे पैसा खर्चा कराना, उसके है, वो शिक्षित है, इसलिए वो ज्यादा कमा पा रहा है, वो ज्यादा पैसा अर्जित कर पा रहा है। तो शिक्षित व्यक्ति क्या कर पाएगा, अधिक आय अर्जित कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों, अरे पढ़ लो मेरे लाल, पढ़ लो, पढ़ लोगे ना तो खुद का भी जीवन सुधर जाएगा, माता पिता का भी नाम रोशन हो जाएगा, गुरुजनों का भी हो जाएगा, और देश का भी हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए पढ़ो, कि नहीं साहब मनीष सर टीचर हैं, हम उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार मैं, ठीक है ना। और जो नहीं करता उसको भी मेरा आभार, मुझे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। आप मेरे लिए मत पढ़ो, आप किसी भी टीचर के लिए मत पढ़ो, क्योंकि देखो टीचर्स के पास तो क्या, आज आप हो, अगले साल मैं 11th में और किसी बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे पास तो बच्चे आएंगे, और आपकी जिंदगी में भी और टीचर्स आएंगे। आप जब 12th के बाद जाओगे, आपको और नए टीचर्स मिलेंगे, फिर आप कॉलेज में जाओगे, और नए टीचर्स मिलेंगे, कॉलेज के बाद और कोई बड़ी डिग्री करोगे, और नए टीचर्स मिलेंगे, तो आप पुराने वालों को भूलते जाओगे, ठीक है। और हमारे पास स्टूडेंट्स आते जाएंगे, परंतु माता पिता के पास आप ही हो, उनका नाम रोशन करने के लिए आप ही हो। मैंने इतने सालों में कितने बच्चों को पढ़ाया, और आगे आने वाले समय में और भी बच्चों को पढ़ा दूंगा, ईश्वर की कृपा रहे बस, और उनमें से कोई ना कोई नाम रोशन कर देगा। परंतु आपके माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आप ही हो, और है कौन? तो इसलिए पढ़ो तो उनकी सोच करके पढ़ो, मेहनत करो तो उनके लिए करो। आर्थिक संवृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है में वृद्धि से होता है। फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना से कहीं अधिक होगा। तो आर्थिक संवृद्धि का मतलब क्या है कि जो हमारी वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है, जो हमारी नेशनल इनकम है, वो बढ़नी चाहिए। मतलब देश के लोगों की जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए। अब देश के लोगों की इनकम बढ़ने का कब बढ़ेगी? जब ज्यादा से ज्यादा रोजगार होंगे, और ज्यादा से ज्यादा रोजगार होने का मतलब क्या है, ज्यादा फैक्ट्रियां हो, इंडस्ट्री हो, ज्यादा हम उत्पादन करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे तभी तो इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी भैया, और तभी रोजगार की जरूरत पड़ेगी। तो उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। तो वही तो बात मैंने कही कि भैया यहाँ पे क्या मतलब है, आर्थिक संवृद्धि का मतलब है जीडीपी का ज्यादा होना, और जीडीपी क्या होती है ये आप सभी को पता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो शिक्षा हो गया, अब स्वास्थ्य। ठीक है, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक जो बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति होता है, वो बिना किसी व्यवधान का मतलब रुके हुए, रुक कर करके कोई किसी प्रकार की परेशानी, बिना परेशानी, व्यवधान रहित, बिना किसी परेशानी के वो लंबे समय तक क्या है, काम कर सकता है, अधिक काम कर सकता है, श्रम की पूर्ति कर सकता है। तो इसलिए स्वास्थ्य भी क्या है, एक आर्थिक संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा, ज्यादा काम कर करके देगा, स्वस्थ व्यक्ति प्रोडक्शन में ज्यादा योगदान देगा, और ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा जीडीपी, और ज्यादा जीडीपी मतलब भैया पैसा ही पैसा। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवचन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। तो प्रशिक्षण जो आपको ट्रेनिंग दी गई है, वो श्रम बाजार की जानकारी, पूरी बाजार की आपको जानकारी हो, और इसके अलावा जो प्रवचन करते हो, पलायन करते हो, एक जगह से दूसरी जगह बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए लोग जाते हैं। इन सभी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी व्यक्ति की उपार्जन क्षमता, उपार्जन मतलब उत्पादन करने की जो क्षमता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी की क्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करती है। तो हमने जाना था कि मानव पूंजी के क्या स्रोत हैं, हम कैसे मानव पूंजी में परिवर्तित हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या था बच्चों, शिक्षा था। उसके बाद क्या था बच्चों, स्वास्थ्य था। उसके बाद क्या था बच्चों, प्रशिक्षण था। उसके बाद क्या था बच्चों, सूचना थी। और एक और क्या था बच्चों, पलायन था बच्चों। ये 5 मानव पूंजी के स्रोत हैं। ये 5 कहीं ना कहीं खंबे हैं, जिन खंबों के आधार पर हम मानव पूंजी बन सकते हैं।
मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि ये साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। तो अब मानव की संवर्धित उत्पादकता, अब जो हमने मानव को जब मानव पूंजी बना दिया तो उससे क्या है, जो उसकी उत्पादकता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो संवर्धित हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है, वो बेहतर हो चुकी है। जब संवर्धित उत्पादकता, ठीक है, जो मानव मतलब अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे प्रशिक्षण के साथ है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता बढ़ चुकी है। तो उस उत्पादकता के साथ क्या है, वो केवल श्रम की उत्पादकता को ही नहीं बढ़ाता है, वो तो बढ़ाता ही है, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन तो करता ही है, परंतु उसके साथ साथ क्या है कि वो नए चीजों को, परिवर्तन को भी स्वीकार करना सीख जाता है। देखो आज आप देखो, जो कोई कम पढ़ा लिखा होता है उसको कोई चीज समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो परिवर्तन को जल्दी से स्वीकार नहीं करता, वो नहीं साहब ऐसा हो रहा था, ऐसा ही चलने दो, यही चीज चलने दो। पर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो इसी प्रकार से पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या होगा, समाज में भी जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं साहब ये इस प्रकार का जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए, ये चीज सही है, ये गलत है, ऐसा है ना। और औद्योगिक क्रांति में देखें तो प्रौद्योगिकी, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नवीन प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको भी आत्मसात करने की क्षमता रखता है। आत्मसात करना था, उसको अपनाने की, उसको सीखने की भी क्षमता रखता है कि हाँ भाई ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसके अनुसार हमें काम करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी क्या काम कर सकती है, कैसे हमारी बेटर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। आप जब भी सोचिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी आता है, तो बड़ी कंपनी में किसी कोई ऐसे कोई जो अनपढ़ होता है उसको थोड़ी सौंपी जाती है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उसको सौंपा जाता है, भाई देख ये है नई टेक्नोलॉजी, अब इसको सीखो और इससे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो एक तस्वीर दिखाई गई टेक्नोलॉजी के दृश्य से कि हाँ भाई इसमें से वो कुछ देख रहे हैं। शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। तो शिक्षा से क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है, सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है, लोग पढ़ते लिखते हैं, समाज में परिवर्तन आता है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की भी क्षमता बढ़ती है कि भैया हमें साइंटिफिकली प्रोग्रेस करना है, साइंस के मामले में हमें तरक्की करनी है, साइंस के मामले में हम लोगों को आगे बढ़ना है, वैज्ञानिक मामलों में हमें प्रगति करनी है, हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो समाज में परिवर्तन लाता है, वैज्ञानिक प्रगति को, साइंस की जो प्रोग्रेस है उसको समझ पाता है, जिससे कि वो नए नए आविष्कार करता है, नए नए इन्वेंशन करता है, नई नई चीजें बनाता है, और नव परिवर्तनों में कुछ नए परिवर्तन करने में भी कुछ बड़ी सहायता देता है। तो शिक्षित व्यक्ति बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही आवश्यक है। इसीलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। तो इसलिए जो शिक्षित श्रम शक्ति है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की उपलब्धता क्या करती है कि जो नवीन प्रौद्योगिकी है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसको अपनाने में भी सहायक होती है। तो पढ़े लिखे लोग आसानी से क्या कर लेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे। आज अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप क्या है, जल्दी से कंप्यूटर को चला लेंगे। हो सकता है आपको सीखने में 1 दिन 2 दिन लगे, पर आप जल्दी से सीख जाएंगे। और एक जो बिल्कुल बहुत कम पढ़ा लिखा हो तो उसको सिखाने में, देख भाई ये सी होगा, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी करना है, काफी थोड़ा सा समय लग सकता है, परंतु पढ़ा लिखा व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से सीख जाएगा और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार उत्पादन करना भी शुरू कर देगा। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक संवृद्धि होती है। अब मानव पूंजी की वृद्धि, ठीक है, अगर मानव पूंजी की वृद्धि होगी, ज्यादा से ज्यादा मानव पूंजी होगी तो हमारे आर्थिक संवृद्धि होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होती है। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। इसका कारण मापन की समस्याएं हो सकती हैं, परंतु इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए अभी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, बिल्कुल साफ रूप से ऐसे साक्ष्य नहीं है, ऐसा प्रूफ नहीं है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको मापने की जो समस्या हो सकती है, हम ये मापे कैसे हैं कि हाँ भाई मानव पूंजी के कारण ही क्या है आर्थिक संवृद्धि हो रही, तो मापन की समस्या के कारण ऐसा स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। परंतु ये बात मान करके चलिए बच्चों कि मानव पूंजी आर्थिक संवृद्धि से कनेक्टेड है। आर्थिक संवृद्धि अगर हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो उसमें ह्यूमन कैपिटल का बड़ा रोल है, मानव पूंजी का बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। तो देखो हम ये देखें, स्कूली वर्षों की गणना हम लोग कर ले, शिक्षक और जो शिक्षार्थी है उसका अनुपात और नामांकन देख ले, कितने शिक्षक हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, उनका भी हम देख ले। शिक्षा पर मापन उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, तो उसकी क्वालिटी को हम आर्थिक रूप से नहीं बता सकते हैं कि हाँ भैया इस प्रकार की क्वालिटी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरों आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान नहीं होता। तो मौद्रिक व्यय, हमने कितना पैसा खर्चा करा है, जीवन प्रत्याशा जो है, मृत्यु दर है, इनसे हम जनसंख्या के जो वास्तविक स्वास्थ्य स्तर है उसका भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो मानव पूंजी है उससे आर्थिक संवृद्धि में वृद्धि तो होती है,
कोई डाउट वाली बात नहीं है, परंतु आज तक ऐसे स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले, ऐसा स्पष्टली प्रूफ नहीं मिला। और ये प्रूफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम मापन नहीं कर पा रहे हैं, मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि हमें आर्थिक संवृद्धि किस प्रकार से, मानव पूंजी के बढ़ने से किस प्रकार से आर्थिक संवृद्धि बढ़ पा रही है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया कि भाई अब आप स्कूलों में बच्चे, टीचर्स, इनके क्वालिटी के हिसाब से आप आर्थिक वृद्धि को नहीं मेजर कर सकते। आपने कितना खर्चा करा है स्वास्थ्य पे, उससे आप ये नहीं पता लगा सकते कि लोगों की वास्तविक जो स्थिति है, स्वास्थ्य स्थिति है, वो क्या है। यहाँ पे जो तस्वीर दर्शाई गई वो पढ़ाते हुए टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो तस्वीर दिखाई गई। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तनों में साहचर्य दिखाई पड़ता है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। देखिए, आप लोगों ने क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, विकास, ठीक है ना। क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, विकास। उसमें हमने मानव के विकास के लिए 2 जगह की रिपोर्ट की बात कर रखी है। एक रिपोर्ट जारी करता है बच्चा वर्ल्ड बैंक, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। तो विश्व बैंक किसी भी देश को विकसित या विकासशील बनाने के लिए क्या आधार मानता है? आय को आधार मानता है, इनकम को आधार मानता है, कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय, जो हर व्यक्ति की जो इनकम है, अगर वो ज्यादा होगी मतलब क्या होगा, वो देश विकसित होगा, और जिसकी कम होगी वो कम विकसित होगा या विकासशील होगा। परंतु एक संस्था है जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। वो संस्था ये कहता है, बोले नहीं यार ये तो गलत बात है, सिर्फ और सिर्फ इनकम के आधार पर ही मापे तो गलत है। तो बोले और क्या क्या आधार होना चाहिए? तो बोले हम एजुकेशन, शिक्षा के आधार को भी देखेंगे कि वहां पर साक्षरता दर कितनी, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हम वहां पर स्वास्थ्य स्थितियों को भी देखेंगे, और हम फिर वहां पर प्रति व्यक्ति जो आय है उसको भी देखेंगे। इन 3 के आधार पर हम लोग पता लगाएंगे कि वो देश विकसित होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने ये कहा है कि इन सूचकों का अगर हम प्रयोग करें और विकसित और विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के सुधारों में तुलना करें कि भाई विकसित देशों में ज्यादा सुधार हुए हैं या विकासशील देशों में ज्यादा सुधार हुए हैं, मानव पूंजी के परिवर्तनों में साहचर्य दिखाई पड़ता है। और मानव पूंजी का जो परिवर्तन हुआ उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, परंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ वो स्पष्ट नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, विकासशील देशों में मानव पूंजी की संवृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि विकासशील जो देश हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या है, जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार देखें तो भाई जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वो विकसित है, और जिनमें नहीं है वो विकासशील देश हैं। और UNDP के हिसाब से देखें तो जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय तीनों बेहतर है वो विकसित है, और जहां पे थोड़ी कम बेहतर है वो विकासशील है। तो अब इन विकासशील देशों ने ये समझ तो लिया कि हाँ भैया ये आय के आधार पर क्या कर रहे हैं कि विकसित घोषित कर रहे हैं, विकासशील घोषित कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जो आय बढ़ेगी वो किससे बढ़ेगी, शिक्षित लोगों से बढ़ेगी, स्वस्थ लोगों से बढ़ेगी। तो इसलिए इन्होंने क्या करना, उन पे खर्चा करना तो शुरू कर दिया। और जब शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा किया जाता है तो उससे वो क्या बन जाता है, मानव पूंजी बन जाते हैं। तो विकासशील देशों में मानव पूंजी तो बड़ी संवृद्धि हो रही है, बहुत ज्यादा मानव पूंजी हो रही है, परंतु प्रति व्यक्ति आय में कोई इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मानव पूंजी तो बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ह्यूमन कैपिटल तो बढ़ रहा है, परंतु प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में उतनी वृद्धि नहीं हो रही जितनी वृद्धि होनी चाहिए। यह मानना तर्क संगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक संवृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पर यहां तक यह बात तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ये तो मान लेना चाहिए कि मानव पूंजी और आर्थिक संवृद्धि एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी तक की कहानी में, अभी तक जो हमने आज पढ़ा उसमें आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सूचना प्रवर्तन, ये सभी हमारी मानव पूंजी बनाने में एक बड़ा योगदान देती है, और मानव पूंजी आर्थिक संवृद्धि के विकास में एक बड़ा योगदान देती है। परंतु इसके स्पष्ट प्रूफ नहीं मिलते हैं, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने यहां तक देखा कि विकासशील देशों ने मानव पूंजी बढ़ा दी परंतु उनकी आय नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। पर फिर भी लास्ट में अगर एक नोट के रूप में अगर हम लोग देखें तो हम ये मानते हैं कि आर्थिक संवृद्धि और मानव पूंजी कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। अब एक दूसरे को प्रभावित करना है, ये आप समझ लीजिए, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी, और क्या बोला गया कि आर्थिक संवृद्धि, या जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है।
इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक दूसरे को दोनों प्रभावित कर रही है। दोनों प्रभावित कैसे कर रही है, आइए उसको समझते हैं। अगर जैसे मैं ये कहूं कि ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, ह्यूमन कैपिटल शिक्षित होगा, ह्यूमन कैपिटल स्वस्थ होगा, मानव पूंजी ज्यादा अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा क्यों ज्यादा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ज्यादा उत्पादन कर पाएगा, स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा उत्पादन कर पाएगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, जो कि हमारी एक इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब ये तो ह्यूमन कैपिटल ने इसको प्रभावित करा है, फिर ये इसको कैसे प्रभावित कर रहा है, ये इसको कैसे प्रभावित कर रहा है। अब ये इसको ऐसे इसलिए प्रभावित कर रहा है कि भाई शिक्षा पे खर्चा करने के लिए भी पैसा चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्चा करने के लिए भी सरकार को पैसा चाहिए, और पैसा कब खर्च कर पाएंगे, जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जब आपके पास पैसा होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जिन देशों की आर्थिक संवृद्धि है, वो मानव पूंजी में और भी बेहतर है। तो मानव पूंजी बेहतर है तो आर्थिक संवृद्धि होगी, और अगर आर्थिक संवृद्धि बेहतर है तो मानव पूंजी भी बेहतर होगा ही होगा। दोनों कहीं ना कहीं लिंक है बेटा, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, बस यूं करके देखने की आवश्यकता है। तो वही सीन यहाँ पर। आप जब मानव पूंजी की देखते हो तो मानव पूंजी की बात करते हो तो मानव पूंजी के कारण आर्थिक संवृद्धि हो रही है, परंतु आर्थिक संवृद्धि होगी तभी आप मानवों पर ज्यादा खर्चा कर पाओगे, तभी वो मानव पूंजी बनेगी। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा, दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। अर्थात एक और जहां प्रभावित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सर्जन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की संवृद्धि में सहायता मिल सकती है। यही बात बोला गया, बड़े ध्यान से समझिएगा कि एक और जहां प्रभावित उच्च आय, ठीक है, मतलब ज्यादा इनकम होगी, उससे क्या होगा, उच्च स्तर पर मानव पूंजी का सर्जन होगा। मतलब अगर हाई इनकम होगी, और यह हाई इनकम का मतलब क्या है बेटा, कि आर्थिक संवृद्धि, क्योंकि ज्यादा आपकी जीडीपी बढ़ी, आपने ज्यादा बेचा, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा इनकम हुई। अगर ज्यादा इनकम, हाई इनकम होने से क्या होगा, हाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, हाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। मतलब आर्थिक संवृद्धि किसको प्रभावित कर रही है, मानव पूंजी को प्रभावित कर रही है। और दूसरी ओर देखें कि अगर अच्छी मानव पूंजी होगी तो उससे आय की संवृद्धि में भी सहायता मिलेगी। तो यहां पर ये जो ह्यूमन कैपिटल है वो इसको प्रभावित कर रही है। ये बात मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे समझा दी। भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक संवृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। तो भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक संवृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। भारत ये बात जानता है कि जनसंख्या बोझ नहीं है, जनसंख्या दायित्व नहीं है, जनसंख्या तो एक प्रकार से वरदान है, ठीक है। बस उस जनसंख्या का सही प्रकार से प्रयोग करना होगा हम लोगों को। ये मानव पूंजी बना करके हम देश की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ा सकते हैं। और इस चीज को आप एक बार आज देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें, मैं इस चीज में बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता हूं कि नहीं जनसंख्या यूं बिल्कुल बढ़ती ही जानी चाहिए। एक थोड़ा कंट्रोल भी लगना चाहिए। बहुत ज्यादा जनसंख्या पूरी दुनिया में, आज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हम लोग हैं, परंतु एक ज्यादा जनसंख्या होने का बेनिफिट आप देखिए, चाइना, जापान बूढ़ा होता जा रहा है, जवान मिलेंगे नहीं कुछ समय बाद, क्योंकि चाइना ने बीच में से रोक लगाई, नहीं साहब एक बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये वो रोक लगा करके वहां थोड़ा सा जो रेशियो है वो गिर गया। वहां पे अब ओल्ड एज जो लोग हैं वो ज्यादा है। जापान की सरकार लोगों को कह रही है भैया हम पैसे देंगे, ठीक है, नहीं तो अगर बच्चे नहीं हुए तो आने वाला समय ऐसा होगा कि जापान में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज के ही लोग दिखेंगे। और जब ओल्ड एज के ही लोग दिखेंगे तो उत्पादन करेगा कौन भाई, क्योंकि आपको पता है ना, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, वो कौन सी है, एक होती है 0 से 15, ठीक है, जो बच्चे वाले हैं, फिर 15 से 59, ठीक है, जो कि काम करने वाले हैं, और 59 से ऊपर वाले जो कि आराम करने वाले हैं। तो ये ना तो ये काम का है और ना ये काम का है, काम का तो ये है, पर इसको ये काम का कब है, जब ये होंगे। तो सरकारें दुखी हैं कि भाई हमारे पास जनसंख्या नहीं है, परंतु भारत को पता है हमारे पास जनसंख्या और हम इस जनसंख्या का यूज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार लोकसभा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा है। आज भारत की 65% की आबादी ऐसी जो 35 साल से नीचे की है, बड़ी बात है। परंतु हमारे युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि हमें गलत राहों पर नहीं जाना, हमें सही राहों पर रहकर के राष्ट्र का नाम रोशन करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है। तो इस आर्थिक संवृद्धि के लिए मानव पूंजी का महत्व भारत बहुत पहले समझ चुका था। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों, मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5 ईयर प्लान
1985 से लेकर के 1989 तक आया था। अब पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई बच्चों? 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना आई। 1956 से 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना में थोड़ा सा स्टॉपेज लगा दिया गया। फिर 69 से पंचवर्षीय योजना वापस चालू होगी। तो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 85 से 89 में आई। और इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी थे, ठीक है। और इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? टू अपग्रेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, रोजगारों को बढ़ाना और एजुकेशन जो है, शिक्षा है, उसकी फैसिलिटीज को बेहतर करना, स्पेशली किसके लिए? बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए, उसको और भी बेहतर बनाना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में, ठीक है, हमारे देश की जनसंख्या हमेशा से विशाल रही, ज्यादा रही, तो वहां पर तो मानव संसाधन, मानव पूंजी को एक विशेष स्थान देना ही होगा। आर्थिक विकास की युक्ति से, आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें तो मानव संसाधनों को तो एक स्पेशल स्थान देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना तो विकास, आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। उचित शिक्षण प्रशिक्षण पाकर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाएगी। साथ ही ये वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी। उचित शिक्षण और प्रशिक्षण, एक अच्छी शिक्षा पाकर करके, अच्छी ट्रेनिंग देकर करके, अगर हम आज हमारी जो पॉपुलेशन है उसको अच्छे से शिक्षा दे, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगी? हमारे लिए मानव पूंजी बन जाएगी। और वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर करके कमा कर देने वाली एक प्रकार से संपत्ति बन जाएगी। एक प्रकार से क्या बन जाएगी? असेट बन जाएगी, एक प्रकार की हमारे लिए संपत्ति बन जाएगी। और ये संपत्ति तो बनेगी सो बनेगी, इसके साथ साथ ये सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी, सोशल चेंजेस भी सुनिश्चित कर देगी। तो भाई आप एक बात ये सोचो कि हमारे देश में जितने भी समाज सुधारक हुए, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, कोई भी हो, या दुनिया में कहीं पे देख लीजिए नेल्सन मंडेला जी हो, सबने क्या कहा? शिक्षा, पढ़िए, पढ़ाई करिए। किसी भी समाज सुधारक ने ये नहीं कहा भाई जिन्होंने तुम पर अत्याचार करा तुम भी उनको मारो, किसी ने नहीं कहा। सबने ये कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दाड़ेगा। किसने कही बात? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। नेल्सन मंडेला जी क्या कहते थे? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदलने का सबसे जो बेहतरीन हथियार अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। मतलब शिक्षा से आर्थिक उन्नति तो होगी सो होगी, सामाजिक परिवर्तन भी आएगा। तो ये शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने, ऐसे ही हमारी सरकारों ने इतना फोकस नहीं करा है। आप शिक्षित होने के बाद अच्छा कमा भी सकते हो, आप दूसरों के ऊपर अत्याचार करोगे भी नहीं, और करो या ना करो पता नहीं, पर कम से कम आप अत्याचार सहोगे तो नहीं। आप अत्याचार सहोगे तो नहीं, क्योंकि शिक्षित होने के बाद आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, हाँ ये बात सही है और ये गलत है, ये गलत है तो इसका विरोध होना ही चाहिए। तो शिक्षित व्यक्ति जो होगा, शिक्षा पे खर्चा करके सरकार एक बड़ी जनसंख्या को एक परिसंपत्ति, एक असेट के रूप में बना सकती है, जो कि उनको कमा कर करके देगी। और पढ़ी लिखी जो जनसंख्या है वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन भी लेकर करके आएगी। मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन होता है, किंतु ये दोनों क्षेत्रों में साथ साथ संवर्ध हुए हैं। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के बीच में जो कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन है, किंतु दोनों ही क्षेत्रों में साथ साथ संवर्धि हुई है। ठीक है, मानव पूंजी में भी बढ़ोतरी हुई है और आर्थिक समृद्धि में भी हुई है। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की संवर्धि ने दूसरे क्षेत्र की संवर्धि को सहारा दिया है। तो एक क्षेत्र की संवर्धि ने दूसरे क्षेत्र की संवर्धि को सहारा दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। 2020 में नई शिक्षा नीति आई और फिर उसके बाद थोड़ा सा कोरोना का समय चला, सही से लागू नहीं हो सकी, इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। इस शिक्षा नीति में काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, एक तो शिक्षा का जो मॉडल है उसको चेंज कर दिया गया। इसमें करा गया 5+3+3+4, मतलब 5 साल तो आपके छोटों में गुजरेंगे। ठीक है, 5 साल तो आपके जो छोटा दौर है उसमें गुजरेंगे। छोटे दौर में कैसे?
3 तो ये जो आप नर्सरी LKG HKG करते हैं इसमें, और फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड तक आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। सेकंड तक आपकी जो है सेकंड क्लास तक यहाँ हो जाएगी। उसके बाद 3 क्लासें कौन सी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक की आपकी यहाँ हो जाएगी। उसके बाद 6 to 8 यहाँ हो जाएगा और 9 to 12 इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से क्यूरिकुलम, इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था आपके लिए अब आने वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। और अब इसमें कहा जा रहा है कि 2024 में जो होगा, 24 में पूरा काफी बड़े चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कि एक तो ये जो 4 साल वाला क्यूरिकुलम है ना, अब आप जो 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करते थे, अब वो आपको 10th के बाद नहीं करने, 8th के बाद ही कर लेना है, ठीक है। और 8th के बाद ही सब्जेक्ट चूज कर लेना। और अच्छी बात इसमें यह है कि अब ऐसा नहीं रहेगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ऐसा नहीं है। अब अगर आपकी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपका मैथ्स में है और इंटरेस्ट आपका पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं और मैथ्स भी ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में, तो आप केमिस्ट्री भी ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सब्जेक्ट को मिक्स कर दिया गया कि बच्चा अपनी इच्छा से सब्जेक्ट चूज कर सकता है, जिस फील्ड में उसको जाना हो उस हिसाब से वो उनको चूज कर सकता है। और इस शिक्षा नीति पर और भी काफी बड़ा सा ड्राफ्ट है, शिक्षा नीति का बड़ा सा एक डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, और समय समय पे जब लागू होगी तो उसको आप भी देखिएगा। तो नई शिक्षा नीति आई और उस नई शिक्षा नीति में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। तो ज्ञान के हिसाब से देखें तो पूरा विश्व बड़ी तेजी से बदल रहा है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को दर्शाया गया 2020 की को, कि भैया अब उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा चेंज होंगे, थोड़े से बदलाव आएंगे। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी, और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा, डेटा की बात कर लो, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप अभी सुन ही रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मुद्दा चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के कारण क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक दौर ऐसा आ जाएगा जब मानव की आवश्यकता ही नहीं होगी, जो उनका सारा काम जो कौन करने लग जाएंगी, मशीनें। किसका, अकुशल कामगारों का, ठीक है। अब अकुशल कौन होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते। तो अकुशल जो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है, उन कामगारों की जगह क्या हो जाएगा कि मशीनें काम करने लग जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, गणित में, इन सब में कुशल कामगारों की जरूरत होगी, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट जो लोग हैं उनकी जरूरत होगी। विज्ञान में, समाज विज्ञान में, मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हैं, उनकी आवश्यकता बढ़ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी एक बात बताइए, आगे अपना क्या फ्यूचर है? कहीं कहीं अपन भी तो अकुशल वाली कैटेगरी में ना आ जाए। देखो बच्चों, एक बात सुनिएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, डेटा साइंस, इन सबको जो कंट्रोल करने का काम करती है ना, वो करती है बच्चों सरकार, ठीक है, सरकार। एक दौर ऐसा था बच्चों जब ये माना गया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार का कम से कम कंट्रोल होना चाहिए। परंतु जब 1929 में महामंदी आई ना, तो इस सबको पता चल गया कि भैया सरकार के कंट्रोल के बिना काम नहीं हो सकता, और सरकार को जो चलाना है ना, वो चलेगी पॉलिटिकल साइंस से। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस कभी खत्म नहीं हो सकती। पॉलिटिकल साइंस को समझने वाले और समझाने वालों की वैल्यू कभी खत्म नहीं हो सकती। और पॉलिटिकल साइंस की भी जो मदर कही जाती है वो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कितना कुछ भी बदल जाए, जीडीपी की परिभाषा नहीं बदलेगी। जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकता है ये बताने वालों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। जो महंगाई हो रही है उस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, वो ये एआई से, डेटा साइंस से नहीं होगा बेटा, ये काम अपना ही रहेगा। और जब इतना काम हो जाएगा, अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लग जाएगी, तो लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। तो सरकार फिर इकोनॉमिस्टों से पूछेगी, आप जैसे से, ठीक है, कि भैया दीदी बताओ कैसे इस भूखमरी को दूर करा जाए, कैसे अकुशल कामगारों को काम दिया जाए, हमारे पास पानी की कमी हो रही है, कैसे पानी की कमी को दूर किया जाए। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, आर्ट्स वाले है ना, आर्टिस्ट है बच्चों, ठीक है, कला विषय लेने वाले कलाकार हैं, और कलाकारों का हर जगह सम्मान होता ही होता है, ठीक है। कलाकारों को कभी आप सोसाइटी से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि कलाकार वो है जो कि कला कर करके कुछ भी कर सकता है बच्चों। तो आप कला विषय वाले हो, आप दुनिया में कुछ भी परिवर्तन हो जाए आपकी आवश्यकता सदैव होगी। आज चाणक्य के समय में भी राजनीति विज्ञान थी, अर्थशास्त्र था, ठीक है।
अंग्रेजों के समय में भी राजनीति विज्ञान थी, अर्थशास्त्र था, भूगोल था, इतिहास था। ठीक है, नेहरू जी के समय में भी था और आज मोदी जी के समय में भी है और 100 साल बाद भी रहेगा। तो फिर आप क्यों चिंता करते हो कि डेटा साइंस आए चाहे कोई सी साइंस आए, अपन सोशल साइंस वाले हैं और अपनी हमेशा जरूरत रहेगी। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि सोशल साइंस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विज्ञान समाज से जुड़ा हुआ है। समाज में कौन? आप और मैं। तो ये सब किसके लिए है? ये समाज के लिए है और समाज को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान जरूरी है। तो सामाजिक विज्ञान की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी, आर्ट्स वालों की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी, चाहे कितना ही परिवर्तन हो जाए। आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, आज कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग आर्टिस्ट हो बच्चों, ठीक है ना, चिंता मत करना। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। देखिए, जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट में चेंजेस। अब आप आजकल देखते हो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी, कभी भी सर्दी, तो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास प्राकृतिक संसाधन कम हो जाएंगे तो हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता, इन सब के लिए नए जो सोर्सेज हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दूं, ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के मामले में। आज एनर्जी के मामले में सबसे एक अच्छा उदाहरण है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है, वो सोलर पैनल्स बना लिए, सूरज की रोशनी हमेशा रहेगी, जब तक चांद सूरज रहेगा, तेरा नाम रहेगा, तो सूरज चांद तो हमेशा रहेगा और जब तक वो रहेगा तब तक उस पर रोशनी पड़ती रहेगी तो ऊर्जा बनती रहेगी। हमने नए विकल्प हम लोगों ने ढूंढ लिए। तो इन चीज़ों की हमें नई ज़्यादा आवश्यकता होगी और ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ये विकल्प हमें ढूंढने होंगे और इनको ढूंढने के लिए हमें जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, कृषि, एग्रीकल्चर, जलवायु विज्ञान जो क्लाइमेट के बारे में जानते हो, ठीक है, समाज विज्ञान जो समाज को जानते हो, ये सब प्रकृति की देन है और प्रकृति का इस पर समाज पे क्या प्रभाव होगा वो समाज विज्ञान की देन, वो समाज विज्ञान। तो इन सब में जो एक्सपर्ट होंगे, जो कुशल कामगार होंगे, उनकी जरूरत होगी बच्चों। मैं आपको एक बात हमेशा बता देता हूं, अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मैं आपको एक ही बात कहता हूं बच्चों, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइएगा, आप टीचर बनना, आप IAS बनना, आप वकील बनना, कुछ भी बनना, पर आप एक्सपर्ट बनना, बस मास्टर बनना। किसी को कोई चीज नहीं आए ना तो वो कहे यार उस फलाना फलाना व्यक्ति के पास जा भाई, वही बता सकता है या बता सकते, अपने बस की बात नहीं। और उसको नहीं आए ना तो समझ लेना फिर किसी को नहीं आती। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप में टैलेंट है, तो बच्चों चाहे कितने ही बड़े परिवर्तन क्यों नहीं हो जाए, आपकी आवश्यकता सदैव रहेगी। आप में एक्सपर्ट रहें, आप अपने काम के प्रति मास्टर रहें और समय समय पर अपने आप में बदलाव करते रहे कि हाँ साहब अब ये चीजें बदल चुकी है तो इसके अनुसार मैं ये चीज मानता हूं और ऐसा अब ये पढ़ाना हो या ये चीज करनी होगी। आप अपने काम में एक्सपर्ट रहेंगे ना तो आपकी आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि टैलेंट बड़ा जरूरी है, टैलेंटेड रहिए और टैलेंटेड के साथ साथ बेटा विनम्र भी रहिए। आपका टैलेंट के साथ साथ आपका व्यवहार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्यवहार भी अच्छा रखिएगा। तो कुशल कामगारों की, एक्सपर्ट काम करने वाले व्यक्तियों की जरूरत कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये देखिए तस्वीरें, धुआं उड़ता हुआ, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। देखो अब महामारी में जैसे आपने कोरोना को देखा और उससे फिर जो संक्रमक जो रोग उठते हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल जो डिजीजेज उठती हैं और उनको रोकने के लिए, ठीक है, टीकों की आवश्यकता हम लोगों को होती है। ठीक है, इन सब की जरूरत है, ऐसे अनुसंधानों की, ऐसे रिसर्च सेंटर्स की जो ऐसे टीके बनाए, ऐसे महामारियों को रोके। और इन सब से क्या परिणाम समाज पे पड़ते हैं, वो सामाजिक मुद्दों को, उन बहुत सारे जो विषय जो सामाजिक मुद्दों को प्रभावित कर रहे हैं उनको समझने की और उन पर काम करने की आवश्यकता फ्यूचर में हमें होगी। ये एक लेबोरेटरी की तस्वीर दिखाई गई है कि खून निकाल करके जांच करी जा रही है। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी। किसकी मांग बढ़ेगी? कला की मांग बढ़ेगी। ठीक है, एग्जैक्टली सच कहूं, कला की नहीं, कलाकारों की मांग बढ़ेगी बेटा। ठीक है, और कलाकार कौन हो? आप लोग हो। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। तो विकसित देश तो बनने ही वाला है भारत, उसके साथ जो 3 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था उनमें से भी एक बनने वाला है। तो वहां पे मानविकी और कला की जो है वहां भी आवश्यकता बढ़ेगी।
इसी नीति का दृष्टिकोण ये सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। तो इस नीति से ही हम देखते हैं कि सिर्फ मानव पूंजी का निर्माण करने से ही भारत उच्च विकास की राह पर चल सकता है, उच्च विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है। भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगी। ठीक है, तो आगे चलकर जो मानव पूंजी का निर्माण है, इसी से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो ज्ञान परिदृश्य, ज्ञान पर जो आधारित अर्थव्यवस्था है, आर्थिक समृद्धि है, उसकी ओर हमें लेकर के जाएगी। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं बॉक्स की, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत। ठीक है, जहां पर नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत पिछले 2 दशकों से सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया। तो सॉफ्टवेयर उद्योग में देखें तो हमने बहुत ज्यादा उत्साहजनक प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है। तो अब तो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सिविल सर्वेंट्स हो, नौकरशाह का मतलब है सिविल सर्वेंट्स जो IAS IPS अधिकारी हैं, और चाहे पॉलिटिशियंस हो, सब यही सोच रहे हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो IT सेक्टर है, इसका प्रयोग करके किस प्रकार से भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन सकता है। मतलब जो ज्ञान है ना वो डिलीवर भारत से ही होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान जो डिलीवर है वो भारत से ही होना चाहिए, और किस प्रकार से हमारा जो अर्थतंत्र है उसमें हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। लैपटॉप आपको दर्शाया गया है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ईमेल के प्रयोग के उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जाता है। अब देखो, गांव के लोग ईमेलों का इस्तेमाल करने लगे, इसका मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा है, हम टेक्निकली डिजिटली हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार ई प्रशासन को भविष्य का एक मार्ग के रूप में माना जा रहा है। ई प्रशासन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। आपको आने वाले समय में, और आज भी आप देख सकते हैं, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है और कहीं नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही हो जाएगा। आप एक कंप्लेंट डालेंगे, आपके पास वर्कर्स पहुंच जाएंगे, आप वहां तारीफ कर देंगे। आजकल तो मतलब लोग स्कूल सर्च करने से पहले सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन, उसकी रेटिंग्स देख लेते हैं, अच्छा ये स्कूल टॉप है, ये अच्छा, लोगों ने अच्छी रेटिंग दे रखी। डॉक्टर्स इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये अजमेर में इस जो डॉक्टर हैं कौन कौन से हैं, अच्छा इनकी रेटिंग, अच्छा टॉप रेटेड डॉक्टर ये, इन्हीं को दिखा करके आता हूँ। ठीक है, तो हम ज्यादा कर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं। तो उस प्रकार से पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही हो जाएगा, ई प्रशासन पर ही हो जाएगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही चलेगा। ये तस्वीर आपको दिखाई गई है ई गवर्नेंस की। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यमान तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर रहता है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही जो मूल्यमान है, जो सही वैल्यू है, वो तो अब भी जो वर्तमान में आर्थिक विकास है उसके स्तर पर निर्भर करता है कि हम अब भी कितना आर्थिक विकास कर रहे हैं। ये IT की तस्वीर आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही। आपको बाकी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बच्चों, आपको कैसे लग रहे हैं लर्न एंड आर्ट्स के लेक्चर्स, वो भी बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को बढ़ाते रहिए। और लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है लर्न एंड टेलीग्राम चैनल का आर्ट्स का, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।